होते हैं एक्चुअली ये जेनेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन साहब का सबसे पहले पता फ्लेमिंग साहब ने आया। तो फ्लेमिंग साहब ने बताया था कि क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स लेटर ऑन जब सेल डिवीजन के समय ही वार्डियर साहब ने देखा तो क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, जिसे उन्होंने क्रोमोसोम कहा। क्रोमोसोम एक्चुअली होता क्या है, क्रोमोसोम जो होता है तो पूरा जेनेटिक मटेरियल उसमें होते हैं, वह कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए यह जो आपका जो अभी तो क्रोमेटिन जरूर दिखाई पड़ रहा है, और यह एक नेटवर्क जैसा है, क्रोमेटिन नेट भी कहते हैं। कुछ बहुत सारे सेल्स में आप देखेंगे तो जो जिसमें सेल डिवाइड नहीं होती है तो क्रोमेटिन जो यह स्पॉटलाइट दिखाई पड़ता है ना, हाई यदि मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो ग्रेन्यूल्स पूरा नेट लाइक रहता है, पूरा जालीनुमा रचना रहती है, पूरा जालीनुमा रचना रहती है, पूरा जाल जैसी रचना। उसे कहते हैं हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, जो मैंने बताया था कि वाले साहब का कंसेप्ट है। फिर और जानेंगे आप हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ेगा दो लेयर्स की बनी होती है, दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेयर नहीं दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्रोमेटिड कहा जाता है। क्रोमेटिड्स होते हैं जो जैसे कि क्रोमोसोम हुआ, क्रोमोसोम होते हैं, ये दोनों जब ये दोनों है क्रोमेटिड कहलाते हैं, ये जो कहते हैं हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं। यह सिंगुलर है, हम दोनों को यदि हम कहते हैं तो हम लोग क्रोमेटिड से कहेंगे, इसमें एस लगा। यह जो और हाईली यदि मैग्नीफाइंग आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो यह क्रोमेटिड जो होता है तो बीजेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, दाना दाना जैसे माला होता है ना, माला में छोटे छोटे दाने होते हैं, उस टाइप की रचना दिखाई पड़ती है। इसको क्रोमोमियर कहा जाता है, क्रोमोमियर कहा जाता है। एक्चुअली क्रोमोमियर क्या है, बाद में क्रोमोमियर के बारे में अबाउट 1903 में जॉनसन साहब ने कहा कि क्रोमोमियर इज नथिंग दैट इज जीन। उन्होंने जीन कहा, जो कहा था जीन, जीन जॉनसन का कंसेप्ट है। और कहा कि जीन एक्चुअली क्या है, यह नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो क्रोमोसोम को पाया जाता है KNOT, यह नॉट होता है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर। और एक्चुअली यह जीन क्या होता है वह तो जहां पर सारे डीएनए होते हैं, यह जो जीन है यह डीएनए होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर हम बाद में बताएंगे, फिलहाल अभी हम बताना चाहते हैं कि जो क्रोमेटिड हो गया, क्रोमेटिड जो बीजेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिड कहते हैं, क्रोमोमियर कहा जाता है। अब एक और बात है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स में जो ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सटे होते हैं, किसी में जगह कोई तरह पॉइंट नहीं है, कुछ क्रोमोसोम्स में आप पाएंगे दोनों क्रोमेटिड्स एक जगह सटे होते हैं, जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, जिसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर एक्चुअली एक जगह सटे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। अब यह देखिए कुछ क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर पाए जाते हैं और कुछ में सेंट्रोमियर नहीं पाए जाते हैं। जिसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है उसको एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। अब सेंट्रोमियर भी पाया जाता है, इसका पोजीशन के आधार पर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यह सेंट्रोमियर यदि ऊपर पाया जाएगा सबसे टर्मिनल पोजीशन में तो टीलोसेंट्रिक कहा जाता है, और यही क्रोमोसोम यदि बीच में पाया जाता है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। और यह बीच के ऊपर में पर टर्मिनल बीच में नहीं होगा तो हम लोग कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, मतलब यह मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। इस ढंग से क्रोमोसोम्स का ये सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर इसके टाइप्स होते हैं। अब एक और बात देखते हैं, आपको क्रोमोसोम्स जो होता है उसमें वो आप देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है। दबा हुआ जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको उसको
देखो बच्चों, हमने बताया था ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों क्रोमैटिड्स हैं, तो इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जहां पर क्रोमैटिड्स आपस में धंसे हुए है ना, धंसा हुआ है ना यहाँ पर। धंसा हुआ जो पोर्शन है, ये वाला कंस्ट्रक्टेड पोर्शन कहेंगे, इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको काइनेटोकोर कहा जाता है। तो इस तरह से क्रोमोसोम की बनावट होती है। हमने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ ये जो सेंट्रोमियर, देयर आर about 3 or 4 types of chromosome. First हमने बताया था कि acentric chromosome, without centromere. दूसरा होगा सेंट्रिक क्रोमोसोम। यह मतलब विथ सेंट्रोमियर। एक और महत्वपूर्ण चीज है, सेंट्रोमियर क्रोमोमियर दोनों दो चीजें हैं। सेंट्रोमियर दो क्रोमैटिड्स के बीच में कंस्ट्रक्टेड जो पोर्शन है उसको कहेंगे सेंट्रोमियर। क्रोमोमियर क्या है? क्रोमोमियर बीडेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमैटिड पर पाया जाता है, जो मैंने पहले बता दी। थर्ड में देखिए, थर्ड में यह जो सेंट्रिक क्रोमोसोम है, सेंट्रिक क्रोमोसोम, यह टाइप है। यह देखिए, यह तो होता है जिसमें सेंट्रोमियर हम लोग कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर बीच में, सेंटर। दूसरा कहेंगे हम लोग सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसको हम लोग कहेंगे slightly above the middle portion. Of the chromosome. सेंट्रिक का हो जाएगा क्रोमोसोम। थर्ड है और टीलोसेंट्रिक, क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर present at the terminal end of chromosome. इस तरह के क्रोमोसोम्स के टाइप्स है। अब इसके बाद विशेष क्रोमोसोम्स के अंदर जो हमने बताया कि डीएनए होते हैं, जीन्स हैं, डीएनए इसके स्ट्रक्चर हम आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब हम आते हैं कि जो ये जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस सारे न्यूक्लियस सभी मैमेलियन सेल में किसी मैमेलियन न्यूक्लियस मैमेलियन सेल में नहीं पाए जाते हैं। मैमेलियन
सेल एम्बुलेंस कैंडल आरबीसी ऑफ मैमेलियन न्यूक्लियस जितने भी मैमेलियन सेल में अंदर पार्टो आरबीसी में प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी आरबीसी ये मैमेलियन आरबीसी जितने भी हैं उसमें आपको न्यूक्लियस नहीं पाएंगे, केवल कैमेल। और ठीक है, मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है और ये मेंशन कर ही दिया। इसके बाद एक और बात कहनी है कि यह जो आरबीसी के अंदर केवल न्यूक्लियस ही नहीं, न्यूक्लियस और लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें नहीं कर जाती। क्यों? फॉर द एकोमोडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये जितना स्पेस आरबीसी में रहेगा उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन उसमें एडजस्ट कर पाएगा। क्योंकि ज्यादा आरबीसी का मेन जो फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना, तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन जितना ही ज्यादा रहेगा उतना ही कैरी करेगा ना। इसीलिए हीमोग्लोबिन जितना स्पेस रहेगा उतना ज्यादा रहेगा, इसीलिए वो स्पेस प्रोवाइड करने का नेचर नहीं उसके अंदर न्यूक्लियस हो, लाइसोसोम हो, गोल्गी बॉडी हो, माइटोकॉन्ड्रिया किसी इसमें नहीं रखा जाता था। भरपूर लेटर ऑन न्यूक्लियस के हम एक और बात जानते हैं कि सेल के अंदर जो मैंने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, तो क्रोमोसोम्स की संख्या किसी भी जीव में फिक्स होती है। नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स्ड in a particular living organism. अब एग्जाम्पल हम लोग वुमेन बीइंग यह क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। यदि यह संख्या 46 से बदला यदि 48 हो जाए तो यह मैन ही नहीं, यह प्लांट हो जाएगा, जिसका जो प्लांट है पोटैटो हो जाएगा। और यदि यह 42 हो जाएगा तो यह एनिमल हो जाएगा रैट। अब आप देखेंगे ये मेल में 20 होती है और पैडी में 24, ऐसे भी है, फिक्स है। अब यहाँ हम यहाँ बताना चाहते हैं कि आप लोग देखिएगा कि भाई यह जो 46 जो क्रोमोसोम से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड स्टेज में, डिप्लॉयड से मतलब क्या होगा, बॉडी के अंदर जो जितने सारे सेल्स में उस डिप्लॉयड स्टेज होती है जो 46 होता है, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव जो बॉडी बनती है, जैसे स्पर्म हुआ, ओवा हुआ फीमेल में, तो वहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या आज ही हो जाएगी। वैसे पूरे बॉडी के अंदर जो भी सोमैटिक सेल्स हैं सब क्रोमोसोम की संख्या उसको डिप्लॉयड कहते हैं, मतलब 46 है। और यदि 46 से पता यदि 48 हो जाए तो वह जो यह ह्यूमन बीइंग से मतलब प्लांट बन जाएगा, पोटैटो वालू हो जाएगा। और यदि उसकी संख्या यदि 42 हो जाए तो राइट हो जाएगा। इसका मतलब कि नेचर ने क्रोमोसोम की संख्या एकदम फिक्स रखा है, या एनिमल हो या प्लांट कोई भी के अंदर में बीटेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम होता है, उसमें जीन्स होते हैं, उसके अंदर डीएनए होता है, तो सारा कैरी करता है सब इसी के अंदर। इसके बाद हम देखें, देखो बच्चों, हमने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर और जो सेल के बीच में या सेल में कहीं भी न्यूक्लियस रह सकता है, तो यह जो न्यूक्लियस है वो किसी भी सेल में एक ही रहता है। लेकिन एक्सेप्शन में पैरामीशियम है, यह पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई पाया जाता है। एक तो थोड़ा बड़ा होता है जिसको मेगा न्यूक्लियस कहा जाता है, दूसरा छोटा होता है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है।
एक्चुअली ये मेगा न्यूक्लियस है, यह जेनेटिक कैरियर नहीं होता है। पूरा जेनेटिक कैरियर और पूरे पैरामीशन का बॉडी को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो न्यूक्लियस ही होते हैं। इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। लेकिन जब सेल का पैरामीशन जब डिवाइड करता है, बाइंडिंग फ्यूजन में जाता है, तो सारे चीज डिवाइड होते हैं। मतलब मेगा न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, माइक्रो भी करेगा, और इस ढंग से 1 से 2 पैरामीशन बनते हैं। खैर, तो पैरामीशन के चैप्टर हम लेकर हम बताएंगे। वैसे अभी हम पैरामीशन बारे में नहीं बताने जा रहे हैं। फिलहाल हमने रेफरेंस दे दिया है कि न्यूक्लियस सिंगल शब्द में पाए जाते हैं, पैरामीशन में 2 पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं, और उसमें मोर देन 1 पाए जाते हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल अब हम आते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। ये न्यूक्लियोलस क्या है? यह जो न्यूक्लियोलस होता है, वह न्यूक्लियस के अंदर में बीच में या न्यूक्लियस से कहीं भी यह न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फोंटेना साहब ने देखा था 1791 में। बाद में इन 1875 में स्वीडन साहब ने एक्सप्लेन किया। पूरे सेल में आप देखेंगे यह न्यूक्लियस में किसी तरह कोई बाउंड्री वाल नहीं होती, मतलब कोई उसका कवर नहीं होता, नेकेड होता है। जिस तरह राइबोसोम का होता है, राइबोसोम में कोई कवरिंग नहीं होती। ठीक, राइबोसोम की तरह न्यूक्लियोलस में भी कोई कवरिंग नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर भी प्लाज्म जो लिपिड पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब देखिए, साइटोप्लाज्म में जो पाए जाएंगे जो लिपिड, वो पतला होगा, उसे थोड़ा गाढ़ा होगा न्यूक्लियस में, उससे भी गाढ़ा होगा न्यूक्लियोलस। इसी से पकड़ करते हैं। लेकिन हम देखते हैं यह जो न्यूक्लियोलस, हम लोग जो न्यूक्लियोलस कहते हैं, यह न्यूक्लियोलस का नंबर और इसकी साइज डिपेंड करता है बॉडी का जो ऑर्गन, जो पार्ट ज़्यादा एक्टिव में रहेगा, उसमें उसका साइज, उसका नंबर भी उसी ढंग से ज़्यादा होगा। क्यों? कि बॉडी का वह ऑर्गन, विशेषकर जो ग्रोइंग पोर्शन है प्लांट का या एनिमल का, जो ग्रोइंग पोर्शन है, ग्रोइंग पोर्शन में ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत पड़ती है। जो प्रोटीन ही तो सेल डिवाइड में ज़्यादा मदद करता है, ग्रोथ में ज़्यादा काम करता है। वैसे रीजन में, वैसे एरिया में न्यूक्लियोलस की संख्या ज़्यादा भी होगी, साइज भी बड़ा होता है, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियोलस में ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती है। या प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए क्या करता है, इसके अंदर में राइबोसोम और आरएनए होता है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जहाँ ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहाँ पर यह ज़्यादा होता है। अब जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी के वैसे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी जो ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि जो बॉडी का वह पार्ट ज़्यादा एक्टिव है, मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको। जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा एनर्जी क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हम कहते हैं, बाद में बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आरएनए के बारे में, या टाइप्स ऑफ आरएनए को हम बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी हम यह आप लोगों को बताना चाहते हैं कि न्यूक्लियोलस की संख्या या नंबर, संख्या या साइज डिपेंड करेगा उसके बॉडी के एक्टिव पार्ट पे। जो बॉडी का सिस्टम के नेचर ऑफ वर्क है, जैसे ज़्यादातर ग्रोइंग रीजन में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा फंक्शन में वहाँ पाया जाता है। इसके बाद में यह जो, ठीक है मैंने बता ही दिया।